माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की अपनी इस नए वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 3, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम समझने वाले हैं आज हिसाबी पद्धति के उद्देश्य और हिसाबी पद्धति के लाभ। ये दोनों टॉपिक एक साथ कवर करवाने का रीजन ये है कि ये दोनों टॉपिक लगभग आप समझो ऐसा कि 80% ऑलमोस्ट सेम है। नाम थोड़ी अलग रहेंगे, लेकिन टॉपिक के अंदर का जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसी वजह से इन दोनों टॉपिक को मैं एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको अंदाजा लगे कि भाई उद्देश्य और लाभ होता क्या है एक्चुअली में। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उन क्लासेस को जरूर देखना, जिससे आपको हिसाबी पद्धति के बारे में आइडिया लगे, आपको लक्षणता के बारे में आइडिया लगे। जब आपको बेसिक चीजें पता होंगी तब आप आगे बढ़ोगे तो आपको आसान रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हिसाबी पद्धति के उद्देश्य और हिसाबी पद्धति के लाभ। देखो, दो पॉइंट है, एक है उद्देश्य और एक है लाभ। अब सवाल ये है कि ये उद्देश्य क्या होता है और लाभ क्या है। देखो, उद्देश्य का मतलब ये होता है कि कोई भी काम हम शुरू क्यों करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम हम क्यों शुरू करना चाहते हैं। और सेकंड पॉइंट हमारा होता है लाभ। सवाल है लाभ क्या होता है, तो जो हमने काम शुरू किया था क्या उसका हमें कुछ रिजल्ट मिला है। क्या रिजल्ट मिला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिला है तो वो क्या है, लाभ है। नेगेटिव रिजल्ट मिला है तो वो क्या है, हानि है। जैसे मान लो कि आपको भूख लगी थी, ध्यान से सुनना, क्या आपको भूख लगी थी, आप ये सोचे कि चलो मैगी बनाते हैं और खा लेते हैं, राइट। तो मैगी बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, क्योंकि आपको क्या लगी है, भूख, राइट। आपको भूख लगी है, आपने खाना खाया, जैसे ही आपने मैगी खाई और जैसे ही मैगी खाया आपकी भूख जो है वो खत्म हो गई, तो वो हो गया लाभ। लेकिन मैगी खाती आपके पेट में दर्द हो गया तो वो क्या हो जाएगा, हानि है, राइट। क्लियर है इतना। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज जो तुम सोच के काम स्टार्ट करते हो वो आपका हो गया उद्देश्य, अगर वो कंप्लीट हो जा रहा है, एकम्प्लिश कर ले रहे हो, हासिल कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हानि। क्लियर है इतना। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रॉपर तरीके से और समझते हैं कि क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल आपको याद रहेगा और आप समझ जाएंगे कि उद्देश्य और लाभ का एक दूसरे के साथ सीधा रिलेशन है। सबसे पहला पॉइंट है उद्देश्य में स्थायी रिकॉर्ड। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इसलिए एक साथ में रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप है ना एक काम करो, एक पेज में ऐसे ही आजू बाजू में दोनों साथ में लिख लो। ठीक है, आपको भी काम हो जाएगा याद करने में। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है स्थायी रिकॉर्ड। ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट क्या है, स्थायी रिकॉर्ड। स्थायी रिकॉर्ड का मतलब होता है परमानेंट रिकॉर्ड। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल नहीं दूंगा, आपका एग्जांपल दूंगा रेगुलर बेसिस का। तुम लोग नोटबुक मेंटेन करते हो ना, नोटबुक क्यों मेंटेन करते हो, नोटबुक इसलिए मेंटेन करते हो, पहला तो हो जाएगा भाई टीचर्स चेक करेंगे तो भाई हमारे पास होना चाहिए कुछ, राइट। दूसरा ये है कि जो भी चीजें टीचर्स लिखवाए हैं हमें पता है कि उनमें से एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो हम उनका एक परमानेंट रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े हम उन चीजों का क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो वो हो गया हमारा स्थायी रिकॉर्ड। उसी तरह से व्यवसाय में भी जो व्यवहार, जो घटनाएं होती हैं उनको हम क्या करते हैं, लिखित स्वरूप में रखते हैं। ध्यान से याद रखना, किस स्वरूप में रखते हैं, लिखित स्वरूप में रखते हैं, और वही हमारा हो गया रिकॉर्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये पुराने जमाने में होता था कि हम लिख के कागज में रखते थे। अब आ गया है जमाना कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का जब जमाना आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, अब कंप्यूटर में लिख के रखते हैं, यानी सेव करते हैं, मेमोरी बना के रखते हैं। क्लियर है इतना। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है प्रत्येक व्यवहार की हिसाबी असर जाना। फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, प्रत्येक व्यवहार की हिसाबी असर जाना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय में व्यवहार होता है तो व्यवहार का कुछ ना कुछ असर तो उस पर पड़ेगा ही। किस पर, व्यवसाय पे। जैसे तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, मान लो 100 रुपए हैं, तुम दुकान पे गए, मार्केट में गए, वहां से तुमने कुछ खरीदा, तो असर क्या होगा, सीधी सी बात है, तुमने 100 रुपए सामान दिया, सामने वाले को सामान के पैसे देने के बदले में, सॉरी, तुमने 100 रुपए जो है वो दुकान वाले को दिए और दुकान वाले से कुछ सामान खरीदा, तो यही हो गया असर, राइट। अब यही व्यवसाय में जब हम पूरी तरीके से लिखते हैं तो इससे आइडिया ये लगता है कि एट द एंड में व्यवसाय का नफा कितना हुआ, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कितनी है। नफा कारकता का मतलब यहाँ पे होता है लाभ से, ठीक है, यानी लाभदायकता भी कह सकते हैं इसको। थोड़ी सी राइटिंग जो है सही नहीं लग रही थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाभदायकता। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड है प्रभावशाली तथ्यों को जानना। अभी प्रभावशाली तथ्य क्या है, देखो व्यवसाय में ना कई सारी चीजें होती है जो व्यवसाय पर असर करती हैं। जैसे कि अगर मान लो आपको लाभ बढ़ा है, ध्यान से सुनना, अगर आपको लाभ क्या है, बढ़ाना है, क्या करना है, बढ़ाना है, तो आपके पास कई रास्ते हैं। जैसे आप बिक्री को क्या कर लो, बढ़ा लो, ध्यान से सुनना, क्या कर लो, बिक्री को बढ़ा लो।
या आप अपने खर्च को घटा लो, राइट, या दूसरे जो खर्चे हैं उनको कम कर लो। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि हमें फायदा या नुकसान जो हो रहा है उस पर कौन सा परिबल है वो ज्यादा असर कर रहा है। मतलब हम ये देख रहे हैं क्या हमारा बिक्री ज्यादा होता है जिससे हमें फायदा ज्यादा हो रहा है, या हमारा खर्च बढ़ गया जिससे हमें नुकसान हो रहा है। तो ये सारी बातें तभी हम जान पाएंगे जब हमारे पास उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। और इसीलिए पहला पॉइंट ही है आपका स्थायी रिकॉर्ड रखना। क्लियर है इतना? तो आपके कितने पॉइंट्स कवर हो गए? 3 पॉइंट। नंबर 1 स्थायी रिकॉर्ड, नंबर 2 प्रत्येक व्यवहार के हिसाबी असर जाना, नंबर 3 है प्रभावशाली तथ्यों को जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है? कर दायित्व निर्धारित करना। अब कर दायित्व में क्या है, कोई भी व्यवसाय हो जो एक समय कहते हैं ना एक सीमा निश्चित की गई हर चीज की। जैसे जो सरकार है हमारी, उन्होंने एक लाइन खींची है कि अगर उस लाइन के तुम बाहर आते हो तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, उस लाइन के अंदर हो तो कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं 5 लाख रुपए से कम कमाता हूँ, जैसे नॉर्मली है, अगर मैं 5 लाख रुपए से कम कमाता हूँ तो मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? लेकिन सवाल ये है, क्या टैक्स कैसे देना होगा? क्या आएंगे सरकार और हम बोले भाई तू करोड़ रुपए कमा रहा है, टैक्स दे टैक्स दे? ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके का चेकिंग करते हैं। अब वो चेकिंग में क्या होगा, ये देखेंगे भाई कितना कमाया है, कितना खर्चा किया है, कितना पैसा बचा है। अब जैसे कि मान लो, जैसे कभी हुआ होगा ऐसा, तुम किसी चीज को देखी होगी, बोले अरे वाह तुम्हारे पास ये आ गया सामान, तुम्हारे पास ये है, लेकिन उस सामान को पाने के लिए सामने वाले ने कितना खर्चा किया है वो भी तो जानना जरूरी है। और ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी, जब आप हिसाब लिखकर रखोगे। क्लियर? क्लियर है ये बात? हिसाब लिखकर रखोगे, हिसाब तैयार रखोगे, तभी ये सब चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ओके, तो ये था हमारा चौथा पॉइंट, कर दायित्व निर्धारित करना। नंबर 5वां है देवा या देयता का प्रमाण जानना। देखो, देवा या देयता क्या है? देवा या देयता का मतलब होता है जिन लोगों से हमने पैसे लिए हैं। सवाल ये है कि किन किन लोगों से हम पैसे लेते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार हम पैसे ही ले, कभी कभी हम कच्चा माल भी खरीदते हैं। और वो कैसे खरीदेंगे? उधार। तो जब कच्चा माल उधार खरीदेंगे तो भविष्य में तो भुगतान करना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं सामान खरीद लोगे और पैसा नहीं दोगे तो अगली बार सामान वो देगा तुमको, सोचोगे कि तुम नहीं हम उस दुकान से नहीं किसी और दुकान से खरीद लेंगे। अरे बिजनेस कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, तो कब तक ऐसे भागोगे? उधार व्यवहार कब तक चलाओगे, कब तक लोगों से भागोगे? कोई ना कोई तो बता ही देगा भाई ये पैसा नहीं देता, इसके साथ काम मत करो। तो फिर क्या होगा? बिजनेस तो ठप हो जाएगा ना, राइट? इसका मतलब एक समय में हमें भुगतान तो करना ही पड़ता है। तो जितना पैसा हमें देना है उसी को हम क्या कहते हैं? देवा या देयता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्राप्य या लेना का प्रमाण जाना। अब देखो, ऊपर था देवा, देवा मतलब पैसे देने थे। अब नीचे क्या? प्राप्य यानी लेना। अब हमें पैसे लेने हैं तो हमें पैसे किससे वसूलने होते? भाई सीधी सी बात है, ग्राहकों से वसूलने होते। तो जिस तरह से हमने दूसरों से सामान खरीदा था, वही सामान हम दूसरों को भी तो बेचते हैं ना। तो जब हम किसी और को वो सामान बेचेंगे तो पॉसिबल है कि वो सामान हमने उधार विक्रय किया हो। और जब उधार विक्रय किया होगा तो मतलब वही बात आ जाती कि पैसे जो है वो हमें भविष्य में मिलेंगे। और जब भविष्य में मिलेंगे तो हमें जानना जरूरी है कि कितने पैसे हमारे अटके हैं, कितना पैसा हमें मिलने वाला है। और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? प्राप्य या लेना या लिया। क्लियर है इतना? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धंधा की नफाकारकता जानना। अब देखो, ये जो 7वां और 8वां पॉइंट है, नफाकारकता और आर्थिक स्थिति, ध्यान से सुनना। नफाकारकता और आर्थिक स्थिति जो है, ये दोनों पॉइंट हम साथ में समझते हैं। नफाकारकता का मतलब अभी मैंने बताया था लाभदायकता, यानी बिजनेस कितना लाभ कमा रही है या नुकसान हो रहा है उसके बारे में जानना। आर्थिक स्थिति का मतलब क्या होता है? आर्थिक स्थिति का मतलब होता है कि उस व्यवसाय के पास दायित्व कितना है, उस व्यवसाय के पास संपत्तियां कितनी है, कितने पैसे उसे मिलने वाले हैं। ये सारी बातें जानना ही होता है आर्थिक स्थिति जानना। और ये सारी बातें जानने के लिए हमें बनाना पड़ता है एक आर्थिक चिट्ठा। ध्यान से सुनना, हमें क्या बनाना पड़ता है? आर्थिक चिट्ठा। ये नाम जो है वो थोड़ा अटपटा है। जब हम आगे वाले चैप्टर्स में जाएंगे, यानी आगे जब पढ़ाई करेंगे, तो ये नाम का आपको मतलब भी समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा भाई आर्थिक चिट्ठा होता क्या है। ठीक है, तो अभी बस नाम याद रखो, आर्थिक चिट्ठा। और अगर लाभदायकता जानना है तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है लाभ हानि खाता। क्या बनाना पड़ता है? लाभ हानि खाता। साथ में एक और बनाना पड़ता है व्यापार खाता, वो भी याद रख लो। लेकिन मेन लाभ हानि ही है तो उसको इसी को याद रखते हैं, राइट? और ये दो चीजें बनाई जाएंगी और इन दोनों से पता किया जाएगा भाई नफाकारकता कितनी है और आर्थिक स्थिति कितनी है। इतना क्लियर है? समझ में आया? अब देखो, ये लाभ हानि खाता, आर्थिक स्थिति और ये आर्थिक चिट्ठा, ये दोनों बातें एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। और ये सारी चीजें प्रिपेयर करना पॉसिबल तभी होगा जब आप हिसाब को पूरी तरह से बढ़िया से लिख के अपने व्यवसाय में रखे रहोगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट है भूल और
छल कपट खोजना व रोकना। अब होता क्या है व्यवसाय में भाई, बहुत सारे लोग हैं तो कभी ना कभी चीटिंग भी होती है। अब चीटिंग हो रही है, तुम्हें कैसे पता चलेगा चीटिंग हो रही है? तुम्हें ऐसे पता चलेगा जब तुम प्रॉपर तरीके से कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, हर चीज की जांच करते हो, हर चीज के बारे में लिखते हो। जैसे कि ऐसा समझो कि एक कंपनी है और कंपनी है कपड़े बनाने वाली, ठीक है। कपड़े का कच्चा माल जितना आता है, जब माल व्यवसाय में जो ट्रक जिस ट्रक में आ रहा है, वो ट्रक जैसे व्यवसाय के अंदर आता है तो उसका जो गेट है, वहां पे जो बंदा बैठा है वो पहले लिख लेता है कि आज ये ट्रक आया है और इस ट्रक में इतना क्विंटल या कुंटल जो भी होता है या जितना टन माल मंगवाया गया उतना था। फिर वहां से जैसे गोडाउन में जाता है तो गोडाउन में एक बंदा बैठा है, वो लिख ले रहा है भाई इतना सामान इतना टन आया है। उसके बाद अब देखो दो दो जगह लिखा हो गया कि नहीं, साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने भेजा होगा उसके पास भी लिखा होगा। तो हम तीनों मैच करके चेक कर सकते हैं भाई कम है कि ज्यादा है, राइट। और हमें पता चला कि भाई यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट से सामान हमारा लिया गया है। मतलब जो माल लिया जाएगा वो बताएगा ना भाई हम माल लेके जा रहे हैं, काम है। जैसे कि घर में जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो बच्चे पैसे मांगते हैं ना, मम्मी पापा हमें पैसे चाहिए, तो कौन पैसा मांगा है ये तो हमें पता चल ही रहा है ना। तो हम पूछ सकते हैं भाई पैसा कहाँ खर्चा किए हो तुम, इतना पैसा जो लेकर गए थे कहाँ खर्चा किए। उसी तरह से व्यवसाय में भी होगा, जो माल लेकर जाएगा उसके ऊपर हम नजर रख सकते हैं, लेकिन नजर तभी पॉसिबल होगा जब हम उसको प्रॉपर तरीके से लिख कर रखे होंगे। क्लियर है इतना? अब इसमें क्या लिखा है कि मौद्रिक भूल अथवा छल कपट संबंधी जानकारी तैयार की हिसाबों की जांच के आधार पर से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई भी अनिच्छनीय घटनाओं को रोकने में हिसाबी पद्धति मदद रूप होती है। मैंने सीधा समझा दिया भाई, जो भी छल कपट या भूल होता है वो हम तभी जान सकते हैं जब हमारे पास हिसाबी जांच होगा, और इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी ऐसी घटनाएं हो रही जो हम नहीं चाहते उनको हम आसानी से रोक सकते हैं। देखो डायरेक्टली रोकना पॉसिबल नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हम नजर डाल सकते हैं उनके ऊपर रोक टोक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या है एक बार ऊपर मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूं। नंबर एक है स्थायी रिकॉर्ड रखना है। नंबर दो प्रत्येक व्यवहार की असर जानना, ठीक है। स्थायी रिकॉर्ड का मतलब जैसे तुम्हारा नोटबुक हो गया, ठीक है, शॉर्ट में याद रखो जैसे तुम्हारा नोटबुक हो गया। प्रत्येक व्यवहार के हिसाबी असर जानना, यानी इस नोटबुक को तैयार करने से क्या असर पड़ रहा है तुम्हारे ऊपर, ठीक है, कितना ज्ञान तुम्हें मिला। उसी तरह से व्यवसाय में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, क्या सामान खरीदा क्या नहीं खरीदा, वो जानना। प्रभावशाली तथ्यों को जानना। प्रभावशाली तथ्यों का मतलब ये होता है उन कारणों को जानना जिससे व्यवसाय पे फर्क पड़ रहा है, मतलब फायदा नुकसान जो हो रहा है। उसके बाद है कर दायित्व। तो तुम्हें पता है अब टैक्स भरना है तो टैक्स भरने के लिए हमें जानना पड़ेगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, वो होगा हमारा यहाँ वाला नफा कारकता और आर्थिक स्थिति जानना। ये दोनों पॉइंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने कितने लोगों से पैसे लिए हैं, कितने लोगों को पैसे दिए हैं, या कितने लोगों से पैसा लेना है देना है, यानी ले और दे का प्रमाण जानना। और लास्ट है कि भूल और छल कपट खोजना व रोकना। क्लियर है इतना? अब अगला पॉइंट है आपका हिसाबी पद्धति के लाभ। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगला पॉइंट क्या है, हिसाबी पद्धति के लाभ। पहला पॉइंट है, सॉरी, पहला पॉइंट है हिसाबी जानकारी की प्राप्ति। अब हिसाबी जानकारी की प्राप्ति कब होगी, जब आप एक परमानेंट रिकॉर्ड बनाकर रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो दिखा है ना, स्थायी रिकॉर्ड। तो जब आप स्थायी रिकॉर्ड बनाकर रखेंगे तभी पॉसिबल है ना जानकारी प्राप्त करना। अगर आपने स्थायी रिकॉर्ड नहीं बनाया है तो कैसे जानकारी आप प्राप्त करें। जैसे आपका जो नोटबुक है आपने वो मेंटेन नहीं किया और टीचर ने आके पूछा चलो अकाउंट का नोटबुक निकालो, चैप्टर नंबर 1 सबका मैं चेक करने वाला हूँ। अगर तुम बनाए ही नहीं थे तो तुम दिखाओगे कहाँ से, राइट। यानी फर्स्ट स्थायी रिकॉर्ड से हमारा हो गया हिसाबी जानकारी की प्राप्ति। क्लियर है इतना? उसके बाद है नफा कारकता और वित्तीय स्थिति। तो ये तो हमारा पांचवा और छठा हो गया, यानी ये हमारा पांचवें पॉइंट के अकॉर्डिंग है, ये हमारा छठे पॉइंट के अकॉर्डिंग, और ये पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग, राइट। तो तीन तो सेम ही हो गए, हिसाबी जानकारी की प्राप्ति करना, नफा कारकता जानना और वित्तीय स्थिति जानना। क्लियर है इतना? उसके बाद है कर आयोजन। तो कर आयोजन, तो यहाँ पे हम कर निर्धारित कर रहे थे, तो कर आयोजन तो उसी में आएगा ना। कर निर्धारित कब होगा, जब तुम हिसाब तैयार करोगे। तो ये तो उसका लाभ हो गया ना भाई, तुम कर आसानी से जान सकते हो, तुम देख सकते हो कितना फायदा हुआ, तो उसके हिसाब से सरकार को बोलोगे भाई हमारा 2 लाख का फायदा, 2 लाख पे जो टैक्स बनता है बताओ कितना दें हम, राइट। तो वो पॉसिबल कब होगा, जब तुम पूरी तरीके से सब कुछ लिखोगे तब, राइट। उसके बाद है धंधा का मूल्यांकन। अब ये टॉपिक जो है ये इनमें से अलग है। अब धंधा का मूल्यांकन कैसा है, धंधा का मूल्यांकन का मतलब होता है, ऐसे समझो, उसकी कीमत तय करना, कीमत निश्चित करना। सवाल है किसकी कीमत, तो यहाँ पे जवाब है उसका धंधे की। देखो जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम उसकी कीमत ऐसे लगाते हैं, क्या ये सामान इतना काबिल है कि मैं इसके पीछे इतना पैसा दूं। जैसे तुम कपड़े खरीदने जाते हो, दुकान वाला बोलता है भैया 800 रुपए,
सोचते हैं यार ये देख के तो 800 रुपए का नहीं लग रहा है, तो बोले भैया कुछ कम करो। सामने वाला बोलेगा नहीं कम करूंगा मैं। बोले ठीक है मत करो, हम दूसरी दुकान में चल जाएंगे। यानी कि आपने कैसे अंदाजा लगाया? उस कपड़े को देखकर। अब किसी भी व्यवसाय को देखकर कैसे अंदाजा लगेगा? अब बिल्डिंग देखकर थोड़ी अंदाजा लगाओ कि बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं अच्छा चल रहा है। अंदाजा कैसे लगेगा कि व्यवसाय में कितना माल खरीदा जाता है, कितना बेचा जाता है, क्या काम किया जाता है, और इसमें कितने पैसे आते हैं, कितना ज्यादा है, मतलब कितने जाते हैं पैसे, पिछले साल का लाभ क्या था, उसके पहले का लाभ क्या था, इस साल का लाभ क्या था। उस सभी चीजों को देखोगे तब बोलोगे हाँ तुम्हारा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, चलो मैं इतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। क्लियर है इतना? तो ये सारी बातें तय कब होंगी? ये सारी बातें तय तब होंगी जब तुम्हारे पास एक प्रॉपर तरीके का हिसाब होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, नीचे लिखा भी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मन में संतुष्टि होगी। ये देखो, व्यवहार में कई बार मालिक द्वारा अपने धंधे का विक्रय अन्य व्यक्ति को किया जाता है। भाई हो गया, कोई सिचुएशन बेचना चाहता है तो क्या होगा कि धंधा की बिक्री कीमत कितनी होनी चाहिए, बिक्री कीमत का निर्धारण करने में हिसाबी पद्धति मदद रूप होती है। जैसे कितना फायदा है, आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सारी बातें कैसे पता चलेंगी? आपके हिसाबी पद्धति से। क्लियर है इतना? अब चलते हैं वापस उसी चार्ट में। अगला है निर्णय लेना। अब निर्णय लेना में याद होगा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे लक्षण। ठीक है, हम लोग जब वो लक्षण पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि हिसाबी पद्धति का उपयोग कई लोग करते हैं और अपने हिसाब से वो लोग निर्णय लेते हैं। जैसे कंपनी वाले सोचते हैं कि भाई हमने काम अच्छा किया है या नहीं किया है, लेनदार वाले सोचते हैं इनको पैसा दे या नहीं दे, सामान दे या नहीं दे, अंशधारी सोचते हैं कि भाई पैसा लगाए या ना लगाए। तो अलग अलग लोग, अलग अलग व्यक्ति अपना अपना निर्णय ले सकते हैं। किसके आधार पर? हिसाबी पद्धति के आधार पर। तो ये पॉइंट भी आपका पहले कवर हो चुका है। अब है प्रमाण के रूप में। तो प्रमाण मतलब एविडेंस। क्या है ये? एविडेंस, सबूत। जैसे कभी तुमसे पूछा गया कि तुमने होमवर्क किया, तुम बोलोगे हाँ सर मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे आया नहीं। तो कभी सुना होगा, मे बी पॉसिबल, अक्सर मैं ये डायलॉग मारता हूँ, ठीक है सबूत दिखाओ कि तुमने कहाँ ट्राई किया था। तो सबूत कब दिखा पाओगे? जब तुम्हारे पास उसका एक प्रॉपर तरीके का हिसाब ही होगा, तब ना। तुमने सॉल्व किया है, वो दिखना चाहिए ना कहीं नोटबुक में। वो नोटबुक में कहीं दिखेगा, मान लो कटपिट किए हो, 2 लाइन लिखे तो नहीं पता चला, छोड़ दिया, डैश कर दिया, तो वो दिखना चाहिए ना कि हाँ तुमने कोशिश की है। तो वो प्रूफ कब पॉसिबल होगा? जब तुम सारी चीजों को लिख कर रखे होगे, नियमों सिद्धांतों के आधार पर तुमने हिसाब तैयार किया होगा, तभी पॉसिबल है कि नहीं है? राइट? तो ये हो गया अपना प्रमाण के रूप में, यानी एविडेंस के रूप में। नेक्स्ट है भूतकाल की कार्यवाही से तुलना करना। अब ये भूतकाल की कार्यवाही, जैसे मैंने भी बताया ना कि बिजनेस बेच रहा है, तुम खरीद रहे हो बिजनेस, तो तुम बिजनेस खरीद रहे हो तो चेक करोगे ना पिछले साल क्या सिचुएशन था, अब क्या सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से भाई इसको पैसा लगाना सही है कि नहीं है, ये सारी बातें हम तय कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नैतिक नियंत्रण। अब ये नैतिक नियंत्रण किस पे होगा? तो ये जो हमारा भूल और छल कपट खोजना था ना, अब यही दोनों है। एक में है नैतिक नियंत्रण करना और एक है सुधारात्मक कदम। जब हम नोटबुक मेंटेन करेंगे, माल व्यवसाय में आ रहा है, एक बाहर गार्ड बैठा वो लिख रहा है, गोडाउन में गया वो लिख रहा है, गोडाउन में से अंदर जाता है तो बाहर वहां वाला लिख रहा है, तो ये हो गया नैतिक नियंत्रण। और कुछ गड़बड़ हुआ तो पता कर सकते हैं भाई कहाँ से गड़बड़ हुआ है। तो ये सारी सावधानी तभी कर पाएंगे जब प्रॉपर तरीके से हिसाब बनेगा। क्लियर इतना? तो ये है आपका हिसाबी पद्धति के लाभ। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। पहला है हिसाबी जानकारी की प्राप्ति करना, दूसरा नफाकारकता, तीसरा वित्तीय स्थिति, चौथा कर आयोजन, पांचवा धंधा का मूल्यांकन, छठा निर्णय लेना, सातवां प्रमाण के रूप में, आठवां भूतकाल की कार्यवाही से तुलना, नौवां नैतिक नियंत्रण, दसवां सुधारात्मक कदम। ये इस तरह से हमारे टोटल 10 लाभ हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो कई सारे पॉइंट है जो इसमें से मैच कर रहे हैं और कई सारे पॉइंट है जो हमारे लक्षण से मैच कर रहे हैं। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लाभ जो है वही होगा जो हम देख रहे हैं, जो हमें चाहिए, उद्देश्य जो हमें चाहिए, लाभ मतलब वो चाहना हमें मिल चुका है। क्लियर है इतना? समझ में आया? तो ये है आपका लक्षण, अरे सॉरी, उद्देश्य और लाभ। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्लास समझ में आई वो भी बता सकते हो, नहीं समझ में आए वो भी बता सकते हो। यानी कि प्रॉपर एक रिस्पॉन्स होना जरूरी है। अगर आपको कंटिन्यूसली बेसिक तरीके से सब कुछ अकाउंट्स में पढ़ना है, ये वो भी देखो, यूट्यूब एक ऐसा चैनल, कहते हैं ना, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस तरह से कंटेंट मिले कि आपको ऐसा लगे अगर मैं कहीं पैसे भी दूंगा ना तो मुझे इतना अच्छा नहीं मिलेगा। उस तरह का मैं आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। तो उतना अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपको करना क्या है? लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और थोड़ा बहुत कमेंट भी कर सकते हो, अच्छा बुरा जो भी है, जो भी मन में है कि समझ में आया नहीं समझ में आया, सर ये वाला पॉइंट क्या था नहीं पता चला, ये अच्छे से नहीं आया, जो भी मन में आता आप आराम से कमेंट कर सकते हो। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे मर्यादाएं। मर्यादा इसलिए इस क्लास में कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि
क्लास लेंदी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता आपको बोरियत फील हो। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, इतना रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मर्यादाएं। ओके, बिना रिवीजन किए मत आना, क्योंकि रिवीजन किए आओगे तो मर्यादाएं आपको समझ में नहीं आएंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।